हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक देखिए बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो केमिस्ट्री में सभी इंटरेस्टिंग ही है, लेकिन देखिए आज का टॉपिक कैटलिस्ट या हम कह सकते हैं कैटलिसिस। नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने, केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने बहुत बार इस वर्ड को यूज किया, लेकिन आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है कैटलिस्ट, इस वर्ड का मीनिंग क्या है और ये वर्क कैसे करता है, कैसे ये रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है, ऐसी कुछ डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। पहले डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं, फिर एग्जांपल के साथ मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं। देखिए क्या डेफिनेशन है, कैटलिस्ट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट कैन चेंज, देखो मैंने कैटलिस्ट कैन इंक्रीज नहीं लिखा, कैटलिस्ट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। अपने आप में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ना उसके मास में चेंजिंग आती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ना उसकी कंपोजिशन में चेंजिंग आती है। कैटलिस्ट जैसा था वैसे ही रहता है, जैसा आपने ऐड किया था रिएक्शन के एंड में, बीच में जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन की स्पीड चेंज हो गई होगी, लेकिन कैटलिस्ट में कोई मास की चेंजिंग नहीं होगी, कोई कंपोजिशन की चेंजिंग नहीं होगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज कैटलिसिस। इसी फिनोमेना को हम कैटलिसिस कहते हैं। तो टॉपिक कैटलिस्ट बोल लो या कैटलिसिस बोल लीजिए, ध्यान रहे। लेकिन कैटलिस्ट कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड चेंज के लिए मैं बोल रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज के लिए नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली आजकल कैटलिस्ट की हमने 2 टाइप्स कही हुई हैं, इसको क्लासिफाई किया हुआ हमने, यहां लिख नहीं रहा हूं मैं, बस ऐसे बता रहा हूं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। लिख ही लेते हैं टाइप्स, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे टीचर ने हमें बताया ही नहीं पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है। प्रूफ चाहिए होता है ना, आजकल सबूत चाहिए होता है हर एक चीज का, तो प्रूफ ही है जी। कैटलिस्ट की 2 टाइप्स हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकेंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट। Positive catalyst can increase the speed of the reaction. Positive catalyst reaction की speed increase करता है, increase the speed of the reaction. Positive catalyst reaction की speed increase करता है और negative catalyst reaction की speed decrease करता है। ओवरऑल कहा जाए तो catalyst reaction की speed change करता है, change। लेकिन आजकल अगर सिंपल कहीं पे सिर्फ catalyst word लिखा होगा ना, विदाउट एनी प्रीफिक्स विदाउट एनी सुफिक्स, अगर सिर्फ कैटलिस्ट वर्ड लिखा होगा ना, तो आपने उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के चलना है। कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर रहा है, जनरल सिंपल कैटलिस्ट वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट है। लेकिन सही डेफिनेशन बोली जाए तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड चेंज करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिएक्शन की स्पीड चेंज कैसे होती है। मान लो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज ही होती है तो कैसे होती है। एक्चुअली इसमें तो वो ग्राफ ही हेल्प करेगा, हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ है। देखिए जरा, ये ग्राफ हमने स्टडी किया था ना केमिकल काइनेटिक्स में। यहां से हमने 2 तरह की एनर्जीज समझी थी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, वो पूरी टॉप वाली एनर्जी, नीचे से ऊपर टॉप तक थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी थी, आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी थी, इसे हम कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्चुअली ये एनर्जी का माउंटेन, ये पीक कितनी ऊंची है उस पर डिपेंड करता था कि रिएक्शन इजीली हो जाएगी या डिफिकल्ट मुश्किल से होगी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई हुई, ये जो रिक्वायरमेंट, ये जो आपको सप्लाई करनी है, अगर ये हाई हुई, अगर ये पहाड़ ऊंचा हुआ तो रिएक्शन स्लो होगी, और अगर ये पहाड़ छोटा हुआ तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो इस पे डिपेंड करता था, हमने इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, यही क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी आ सकते हैं 11th में, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब मान लो यही पहाड़ है, जो पहाड़ दिख रहा है आपको, यही माउंटेन है, इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सपोज करो ये टोटल एनर्जी है 100, आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो 70, 30 एनर्जी रिएक्टेंट की अपनी है। मान लीजिए 30 एनर्जी रिएक्टेंट की अपनी है, तो आपको 70 एनर्जी सप्लाई करनी है। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दो ना, कैटलिस्ट बोले तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दो ना,
तो वो इस एनर्जी के माउंटेन को छोटा कर देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट माउंटेन बच्चों ये वाला हो जाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है क्योंकि कैटलिस्ट एक शॉर्टकट रास्ता दे देता है, टनल बना देता है पहाड़ के बीच में से गाड़ी जाने के लिए, तो रिएक्शन फास्ट स्पीड से होने लगती है। मतलब अगर कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दो, अगर कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में डाल दो तो फिर आपको इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको कम एनर्जी, बस इतनी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? वही तो पढ़ना है क्यों। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दो, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज करता है, तो वो पहाड़ को ऊंचा कर देता होगा, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ा देता होगा। ठीक है, मतलब पूरा हेर फेर एनर्जी का ही है बच्चों, पूरा हेर फेर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ही है। सिंपल सी बात, पहले खुद ही सोचिए जरा, ये इतनी 70 एनर्जी आपको क्यों चाहिए? इस 70 एनर्जी से होगा क्या? हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो सके, इफेक्टिव कोलिजन से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो सके। और अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया ना, मैं बार बार कैटलिस्ट ऐसे पता क्यों बोल रहा हूं, एक्चुअली कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट्स। एक्चुअली कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अभी मैकेनिज्म से बताऊंगा। रिएक्टेंट्स इसकी सरफेस पे आते हैं, मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इसकी सरफेस पे आते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, एड्सॉर्ब अटैचमेंट। एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां एड्सॉर्प्शन यूज हो रहा है वर्ड। कैटलिस्ट के सरफेस पे ही रिएक्टेंट्स आते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं, फिर कैटलिस्ट यहीं पे इनकी बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर देता है। मैकेनिज्म से बताऊंगा कैसे। यहीं पे कैटलिस्ट इन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प कर देता है। थोड़ी सी एनर्जी दोगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। सही तो मैकेनिज्म में, डायग्राम में पता चलेगा, मैकेनिज्म से पता चलेगा कि एक्चुअली ऐसा होता कैसे है। लेकिन फिलहाल तो यही बोलो, ठीक है। यहां पे लिख भी लो, आपको पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखिए। कैटलिस्ट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जनरली बोले तो इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जिसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। और ये वर्ड जरूर लिखना, एक्चुअली कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट्स। एक्चुअली कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस टू द रिएक्टेंट्स, एड्सॉर्प्शन करते हैं, एंड डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपने कैटलिस्ट ऐड किया हुआ है किसी रिएक्शन में, तो बच्चों इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जितनी यहां पे 70 देनी पड़ रही है 100 तक पहुंचने के लिए। कैटलिस्ट ऐड करने से, बार बार बोल रहा हूं, कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करने से आपको कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी, शायद हाफ एनर्जी या उससे भी कम, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करता है। अभी मैकेनिज्म से क्लियर करता हूं। कैटलिस्ट रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पे आते हैं और इसी सरफेस पे बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिज्म से क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। उसी टाइप्स में हम एग्जांपल्स या मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। और भी बहुत सारी चीजें यहां पे अभी डिस्कस करने वाली हैं, देखते हैं। पहले इन सारी चीजों को समझिए, ठीक है। और वो ग्राफ जिसको समझ नहीं आया तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी। हर एक यूनिट पिछले यूनिट के साथ रिलेटेड है, और पिछला यूनिट उससे पिछले के साथ, और वो वाला यूनिट अपनी 11th के साथ रिलेटेड है, ठीक है। 11th की बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो अभी 12th में तो पढ़ लो अच्छे से। नहीं पढ़ी है 12th में हर एक चीज 11th की जो यहां काम आएगी वो सब मैं आपको यहां पे रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है जी। अब करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस, 2 टाइप्स हैं कैटलिसिस की, या कहें तो कैटलिस्ट की 2 टाइप्स हैं। एक है होमोजेनस कैटलिसिस और दूसरी है हेट्रोजेनस कैटलिसिस। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ने वाले हो आप।
वन इज होमोजीनियस कैटलिसिस, होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग तो पता ही होगा, होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स मैटर। होमोजीनियस कैटलिसिस व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट होते हैं और कैटलिस्ट जो रिएक्शन फास्ट करने के लिए डाल रहे हैं हम, दोनों सेम फेज में हो। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम होमोजेनियस वे से मिक्स हो रहे हो, सेम फेज में हो, मान लीजिए रिएक्टेंट गैसेस हैं तो कैटलिस्ट भी गैस होना चाहिए, रिएक्टेंट्स लिक्विड्स हैं तो गैस भी लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए। रिएक्टेंट्स सॉलिड तो हो नहीं सकते, कम से कम एक चीज तो लिक्विड चाहिए ही, सॉलिड सॉलिड रिएक्शन नहीं करते, ये हम वही फैक्टर से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल है, होमोजेनियस कैटलिसिस व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, सिर्फ रिएक्टेंट कैटलिस्ट, प्रोडक्ट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन रिएक्टेंट कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में हो। अगर रिएक्टेंट गैस, कैटलिस्ट भी गैस, अगर रिएक्टेंट लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड, ये होते हैं होमोजेनियस कैटलिसिस या होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरी टाइप होगी हिट्रोजेनियस कैटलिसिस, उसमें खुद ही समझ लीजिए क्या है, उसमें डिफरेंट होगा, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में होंगे। रिएक्टेंट्स अगर लिक्विड होंगे तो कैटलिस्ट लिक्विड नहीं होगा, रिएक्टेंट्स अगर गैसेस होंगे तो कैटलिस्ट गैसेस नहीं होंगी। उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसी की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये एक रिएक्शन है SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सब जानते हैं गैसेस है ये, गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन भी गैस ही है, और ये आपस में रिएक्ट होके बना देते हैं बच्चों, सॉरी SO3। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, हाफ ऑफ लेके, हाफ ऑफ मोल्स, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। मतलब सिंपल है, आपको सल्फर डाइऑक्साइड की गैस लेनी है, ऑक्सीजन की गैस लेनी है, आपस में रिएक्ट करवाना है। लेकिन जितना सिंपल है ना बच्चों, उतना सिंपल लगता है ना, उतना सिंपल होता नहीं है। जितनी सिंपल आपको ये रिएक्शन लग रही है, भाई SO2 O2, कितनी जल्दी रिएक्शन लिखनी है हमने, 5 सेकेंड्स भी नहीं लगा है रिएक्शन लिखने में, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होनी चाहिए, न्यू बॉन्ड्स बननी चाहिए। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इतना आसान नहीं है जितनी इजीली आप ये रिएक्शन लिख लेते हो ना। ये एक एक रिएक्शन किसी की रिसर्च है बच्चों, किसी की PhD है ये, उसने एक रिएक्शन दी होगी किसी साइंटिस्ट ने, तो उसको PhD की डिग्री मिली होगी, डॉक्टरेट की डिग्री मिली होगी, और उसके बाद सिलेबस में वो रिएक्शन आई होगी कि यस ये रिएक्शन रियल में पॉसिबल है। आप अपने से ऐसे अल्फाबेट करके रिएक्शन नहीं लिख सकते, रियल में वो रिएक्शन पॉसिबल भी होनी चाहिए, नेचर में वो रिएक्शन होनी भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैं फिर से इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ये रिएक्शन दिखने में जितना इजी लग रही है ना, ये रिएक्शन उतना इजी है नहीं। SO2 और O2 तब तक रिएक्ट नहीं होंगे जब तक इनकी ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगी। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होगी तभी तो न्यू बॉन्ड्स बनेंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, लेकिन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जैसे आपने इसको हीट किया, इमेजिन कीजिए गैसेस को आपने जैसे ही हीट किया ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले से दूर दूर थे, ये और दूर दूर चले गए, और दूर दूर चले गए। जब तक ये मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आएंगे, जब तक आपस में टकराएंगे नहीं, कंबाइन नहीं होंगे, तब तक रिएक्शन कैसे होगी, तब तक प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है ना, पहले ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रही थी, ये प्रॉब्लम थी। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए आपने एनर्जी प्रोवाइड की, एक्टिवेशन एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया, ये मॉलिक्यूल्स और ज्यादा एक्सपैंड हो गए, और ज्यादा दूर दूर चले गए। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये रिएक्शन करना आसान नहीं है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो क्या करें, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएं, मतलब बहुत सारी कंडीशंस चाहिए। इससे अच्छा है इसमें एक कैटलिस्ट डाल दो, इससे अच्छा है इसमें एक कैटलिस्ट डाल दो। ये देखिए यहां के लिए एक बेस्ट कैटलिस्ट है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो अ गैस। ये भी एक गैस है, रिएक्टेंट्स भी गैस, कैटलिस्ट भी गैस, प्रोडक्ट क्या है हमें लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट को देखना। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से,
मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं। मैकेनिज्म, प्रॉब्लम ये थी कि SO2 और O2 की रिएक्शन इजीली नहीं हो रही थी, ये सब मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे। तो हमने हेल्प ले ली NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड की। मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन जो केमिकल काइनेटिक्स में समझा। स्टेप फर्स्ट, मैकेनिज्म है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में ये जो NO लिया है ना आपने, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी ऑक्सीजन को होल्ड करने की, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन को होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर यहां पे आपने उस कंटेनर में NO डाल दिया ना, तो वो जो ऑक्सीजन दूर दूर भाग रहे हैं ना, वो सब ऑक्सीजन NO की तरफ आके उसके साथ अटैच हो जाएंगे और बना देंगे NO2। बैलेंस कर लीजिए, NO2 हाफ ऑफ वो। स्टेप टू में आ गया SO2 और NO2, दोनों इम्प्योर गैसेस। दोनों गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो इजिली कंप्रेस हो सकती हैं, इजिली पास आ सकती हैं। SO2 और O2 पास नहीं आ रहे थे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। O2 लाइट गैस है, O2 प्योर गैस है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे थे। तो अब क्या हो गया? SO2 NO2 आमने सामने आ गए। दोनों हैवी गैसेस हैं, दोनों का डाइपोल है, दोनों में आपस में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। SO2 को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे। मॉलिक्यूल्स पास आ गए और जो ऑक्सीजन की बात है वो इसे NO2 दे देगा। SO3 प्लस NO। NO जैसा था वैसा ही आपको मिल गया लास्ट में। विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ NO ने ऑक्सीजन सप्लाई किया SO2 को, SO3 बन गया। रिएक्शन फास्ट होगी। आपको अलग से एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी, अलग से प्रेशर, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना, ऐसा कुछ नहीं। एनर्जी तो अभी भी चाहिए लेकिन कम एनर्जी चाहिए, प्रेशर अभी भी चाहिए लेकिन कम प्रेशर चाहिए। और ये सब कमाल किसका है बच्चों? NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझ आया ध्यान से समझिए। ये NO के बारे में बताता हूं मैं आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड। आजकल हमने इस NO का ना, नाइट्रिक ऑक्साइड को एक नाम दिया हुआ है। हमने नहीं, कुछ साइंटिस्ट ने। आप नेट पे भी सर्च करना नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए बारे में। नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने कहा है मिरेकल मॉलिक्यूल। जरूर नेट पे सर्च करना बच्चों। नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने कहा है मिरेकल मॉलिक्यूल, चमत्कारिक मॉलिक्यूल है ये। इसकी ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ऑक्सीजन को होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ये ऑक्सीजन होल्ड कर देता है। अगर यहां नाइट्रिक ऑक्साइड हो तो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। और एक अच्छी बात यह है कि जब जरूरत पड़े तो ये NO2 वापस और रिलीज भी कर देता है। ऑक्सीजन इकट्ठा भी कर लिया और जहां चाहिए वहां सप्लाई भी कर दिया। इसलिए हम इसे कहते हैं मिरेकल मॉलिक्यूल। ठीक है, मिरेकल मॉलिक्यूल। कुछ साइंटिस्ट ने ये स्टडी की थी, ओबीसी USA के साइंटिस्ट थे, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब नाम मुझे याद नहीं है लेकिन आप नेट पे जरूर सर्च करना है इसके बारे में। एक्चुअली एक अमाइनो एसिड्स हैं, हमने भी पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे। अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन समझते हो ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी रिपेयर उसी से होती है, ठीक है, हमारी बॉडी बनती उसी से है। ठीक है, कहते हैं जितना बॉडी वेट होता है ऑलमोस्ट उतने ही ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होता है एक दिन में। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। इतना सब खाते हैं, दाल चावल एक टाइम खा लो तो इतना मिल जाएगा। बट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। बायो वाले अच्छे से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी केमिस्ट्री में समझ आ जाएगा उनको। एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, जरूर सर्च करना बच्चों नेट पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है L-अर्जिनाइन। L-अर्जिनाइन ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में होता है। ये अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में जाके ब्रेक होके, ये अमाइनो एसिड
हमारे ब्लड में जाके ब्रेक होके नाइट्रिक ऑक्साइड मिरेकल मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा और उसकी ऑक्सीजन को होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। वो ऑक्सीजन को होल्ड करेगा, मतलब आपके ब्लड में ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा देगा, ऑक्सीजन बढ़ा देगा ब्लड में। ठीक है जी। और गैसेज हैं, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां विदाउट ब्लॉकेज ये गैसेज जाएंगी और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ा देगा, आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो पता ही आपको चाहिए ही पूरी बॉडी में। ठीक है। और कुछ जाए ना जाए, पहले ऑक्सीजन, जैसे ही कोई पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पहुंचाते हैं तो पहले ही ऑक्सीजन लगाते हैं कि कम से कम बॉडी के फंक्शन, ब्रेन तक ऑक्सीजन तो पहुंचती रहे। ठीक है। और इस तरह से अगर ऑक्सीजन बढ़ गया हमारी बॉडी में तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। हम दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते सांस चढ़ जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी को उस टाइम पे ज्यादा वर्क करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो तेज तेज सांस, ज्यादा ऑक्सीजन लो, ज्यादा ऑक्सीजन लो। ये हमारी उस ऑक्सीजन की कैपेसिटी को पूरा कर सकता है, रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, उनके लिए, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, पता नहीं कौन से ईयर में, अब इतना याद नहीं है मुझे। ठीक है। जब मैंने भी सुना, ये सही बात है, मिरेकल मॉलिक्यूल, जब फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में मैंने ये पढ़ा कहीं पे, मिरेकल मॉलिक्यूल इसका नाम दिया गया था। तो उन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने फिर इसके सप्लीमेंट्स बनाए L-arginine के और पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। जो उसका सही पेटेंट वाला सप्लीमेंट है ना, मिलेगा ही नहीं आपको मार्केट में। ऐसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ओरिजिनल बोल रहा हूँ, ओरिजिनल उन्हीं का बनाया हुआ। वो इंडिया में आता भी है तो मेट्रो सिटीज में ही खत्म हो जाता है। ऑनलाइन भी अगर मंगवाओ तो मेट्रो सिटीज में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, ये इसके सप्लीमेंट्स बिकते हैं। और जो एथलीट्स होते हैं ना, वो भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एथलीट्स, सांस ही नहीं चढ़ेगी, ऑक्सीजन पहले से ही ज्यादा है। वो ऑक्सीजन दौड़ते वक्त, वर्क करते वक्त आप यूज कर सकते हो। जरूर इसको सर्च करना, मिरेकल मॉलिक्यूल ऐसे ही सर्च कर लेना, या ये सर्च कर लेना, ये अमीनो एसिड L-arginine हमें ये प्रोवाइड करता है। तो जब मुझे ये सब चीजें पता चली तो फिर मैंने अपनी भी रिसर्च जो है स्टार्ट की थोड़ी सी, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियंस को नहीं पता इसके बारे में। तो ये मिरेकल मॉलिक्यूल और इस अमीनो एसिड पे थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी स्टार्ट की कि क्या हमें भी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा सप्लीमेंट जिससे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा सप्लीमेंट जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। ठीक है। बेस्ट एथलीट बन पाओगे। तो मैंने थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च स्टार्ट की, तो पता चला आपको कोई भी ऐसा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा ये अमीनो एसिड जो आपको ये मिरेकल मॉलिक्यूल प्रोवाइड करे, वो सबसे ज्यादा है बच्चों उसमें चुकंदर में, वो जो रेड कलर, बीट रूट में, वो जो जूस में डालते हैं ना रेड कलर का, उसमें। दूसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा है एलमंड्स में, बादाम में। तीसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा है पोमग्रेनेट में, अनार में, पंपकिन सीड्स में। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले से हमारी डाइट में हैं। अब खाते नहीं खाते हैं वो अलग बात रही, सिर्फ मोमोज चाउमीन चल रहे हैं तो नहीं मिलेगा ये, तो बीमारियां ही मिलेंगी। तो हमें ये सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ वही डाइट खाते रहें तो हमें ये मिरेकल मॉलिक्यूल मिल ही रहा है। ठीक है। देखो कैसा मिरेकल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इकट्ठा कर लिया, फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कर दिया SO2 को। ये आपको मैं होमोजेनियस कैटलिसिस की एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एग्जांपल है इसकी CH3COOH प्लस अल्कोहल CH3OH एसिड मीडियम में, सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में, ये भी लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड, ये बना देते हैं एस्टर्स CH3COOR। अभी कंफ्यूज नहीं होना ना इसके साथ, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। CH3COOCH3 एस्टर्स बन जाते हैं। एस्टर्स की प्रिपरेशन है एक। ठीक है। रिएक्टेंट्स भी लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड। ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल्स आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी, सेंड कर दिया है मैंने आपको। ठीक है। उसमें भी आप ये एग्जांपल्स देख सकते हो। रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे। ठीक है जी।
अब जल्दी से मैं सेकंड टाइप बताता हूं, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। वही सही कैटालिसिस है, सही सरफेस का फिनोमेना हेटेरोजेनस कैटालिसिस ही बताएगी। ठीक है जी, जल्दी से देखिए फिर यहां पे सेकंड टाइप है बच्चों आपकी हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरो मतलब डिफरेंट, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होंगे। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, रिएक्टेंट सॉलिड तो नहीं, रिएक्टेंट लिक्विड्स हैं तो गैस कैटलिस्ट लिक्विड नहीं होंगे। अगर रिएक्टेंट्स गैसेस हैं तो कैटलिस्ट गैसेस नहीं होंगे। एक बेस्ट एग्जांपल यहां पे मैं आपको बताता हूं जो आपने 11th में पढ़ी होगी, सब कुछ 11th में। ये देखिए बेस्ट एग्जांपल, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन प्लस हाइड्रोजन। इथीन में हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकती है, यहां से ये HH ब्रेक होकर इसमें ऐड हो जाएंगे। ये बनाते थे इथेन, CH सिंगल बॉन्ड CH। इथीन से बन जाता था इथेन। वेजिटेबल ऑयल से बन जाता था वनस्पति घी। और कैटलिस्ट हम यूज करते थे निकल। ये गैस, हाइड्रोजन भी गैस और निकल सॉलिड। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। अब जल्दी से थोड़ा सा इसके बारे में भी समझिए। रिएक्शन लिखने में बहुत आसान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आती होगी उसके लिए तो ये रिएक्शन लिखने में बहुत आसान है जी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, भाई पाई बॉन्ड ब्रेक की, HH बॉन्ड ब्रेक की, एक H इस कार्बन पे, दूसरा H इस कार्बन पे। लेकिन ऐसे कैसे? बॉन्ड अपने आप कैसे ब्रेक होगी? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं। एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगी। लेकिन जैसे एक्टिवेशन एनर्जी दी, जैसे हीट सप्लाई की, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइट गैस, हाइड्रोजन, ये और दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। तो दूर दूर भागेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? जब तक आपस में टकराएंगे नहीं, पास पास नहीं आएंगे, कंबाइन नहीं होंगे, तब तक रिएक्शन कैसे होगी? मतलब ये रिएक्शन भी लिखने में बहुत आसान है लेकिन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम्स, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करनी, दोनों को पास पास लाना है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट करोगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाएंगे, फिर और प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये कैटलिस्ट डालिए, सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये कैटलिस्ट कैसे वर्क कर रहा है। मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, वही मैंने आपको बोला कि कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट। सही एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना ना आपको हेटेरोजेनस कैटालिसिस में पता चलेगा। होमोजेनस में कोई सरफेस वगैरह नहीं दिख रही थी। सही एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना, सही सरफेस वाला फिनोमेना इसमें दिखेगा। मान लीजिए ये निकल की सरफेस है, ये निकल की सरफेस, ये सरफेस प्रोवाइड की इसने। अब निकल की एक टेंडेंसी है हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करने की, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे उस कंटेनर में आपने ये डाला ना, तो हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होने लगे, हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे आके अटैच होने लगे। ठीक है नी, निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होने लगे, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होने लगे। एक प्रॉब्लम दूर होगी, दूर दूर जाने वाली प्रॉब्लम दूर हो गई, सब एक जगह आके बैठ गए। अब ऐसा भी नहीं है बच्चों कि निकल कैटलिस्ट सिर्फ एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो तो दोनों हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। दोनों H बॉन्ड H, दोनों हाइड्रोजन की उसकी तरफ अट्रैक्शन है। तो निकल की सरफेस दोनों हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ गया H बॉन्ड H पे, क्योंकि यहां से भी H को खींचा जा रहा है, यहां से भी H को खींचा जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ गया HH बॉन्ड पे। थोड़ी सी एनर्जी दोगे, HH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी।
थोड़ी सी एनर्जी, मतलब अब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो निकल कैटलिस्ट सरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को पास पास भी ला रहा है और उनको ब्रेक करने में हेल्प भी कर रहा है। लो जी, प्रॉब्लम दूर हो गई आपकी। निकल सरफेस पे ये H अलग, H अलग, H अलग, H अलग, सिंगल सिंगल H हो गए, H बॉन्ड H ब्रेक हो गई, दो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। दूर दूर जाने वाली प्रॉब्लम दूर, गैसेस दूर दूर जा रहे थे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना वो भी पॉसिबल हो गया थोड़ी सी एनर्जी देके। अब आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी के सरफेस पे, ये स्टेप 2 है जी। अब इसी सरफेस पे यहां पे लिखता हूं बच्चों, में यहां पे लिखता हूं स्टेप 3। स्टेप 3, कैटलिस्ट निकल की ही सरफेस पे हाइड्रोजन भी थे, हाइड्रोजन भी थे और उसी सरफेस पे इथीन भी आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो भी इसी सरफेस पे आ गया और इसी सरफेस पे उनकी रिएक्शन भी हो गई। निकल की सरफेस पे ही H थे, इसी सरफेस पे इथीन भी आ गया। फिर इसकी भी बॉन्ड्स यहीं पे ब्रेक हो गई, क्योंकि अब HH सामने है ना, सिंगल H इज अनस्टेबल। अब वो इजिली उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। फाइनली निकल की सरफेस पे ही इथेन बन जाएंगे, अच्छे से आप स्टडी मटेरियल पे देखना। और लास्ट में हो जाएगी डीज ऑप्शन, लास्ट में हो जाएगी डीज ऑप्शन, निकल अलग, निकल की सरफेस अलग और इथेन अलग। लास्ट वाले स्टेप्स थोड़े से ध्यान से देख लेना, ठीक है, स्टडी मटेरियल से थोड़ी हेल्प ले लेना, ठीक है। मेन तो शुरू वाला ही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, निकल की सरफेस हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रही है अपनी सरफेस पे, सिर्फ पूरे H2 को नहीं, एक एक H को अपनी तरफ खींच रही है। इससे सिग्मा बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड पे स्ट्रेस पड़ गया, थोड़ी सी हीट दोगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, H सिंगल अलग 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 हो जाएंगे, काम आसान हो गया। इथीन तो वैसे भी हैवी गैस थी, वो भी निकल की सरफेस पे आ गई, इथीन भी निकल की सरफेस पे आ गई, वहीं पे एब्जॉर्ब हो गई। वहीं पे एक और स्टेप, इसी पे इथेन बन गया, इसी स्टेप में आगे कर दिया मैंने, डायरेक्ट इथेन बन गया, क्योंकि सिंगल सिंगल अकेला H अनस्टेबल है, उसको तो अपनी बॉन्ड रियल की बॉन्ड बनानी है, ये बॉन्ड नहीं है, ये बस एड्सॉर्प्शन है, ये बॉन्ड नहीं है, बस एड्सॉर्प्शन है। तो इसको अपनी बॉन्ड जो है वो इथेन के कार्बन पे ही बनानी है, इथेन के कार्बन पे बना ली, वो HH इस पे आ गए, CH2 की जगह CH3 हो गया। और लास्ट में हो गई डीज ऑप्शन, निकल की सरफेस अलग, इथेन अलग, मतलब कैटलिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आई। ये हेट्रोजेनस कैटलिसिस ही सही कैटलिस्ट वाला फिनोमिना, हेट्रोजेनस कैटलिसिस ही सही एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। इनको लिखना, दोनों एग्जांपल्स को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा बच्चों, इस कैटलिसिस के साथ ही ये दो वर्ड्स और समझ लेना, एक होते हैं प्रोमोटर्स और एक होते हैं पॉइजन्स। प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स, ये वर्ड्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो कैटलिसिस के साथ ही ये वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं अमोनिया की प्रिपरेशन की। N2 plus H2 gives us ammonia NH3। रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हो, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स। N2 plus H2 gives us ammonia, इसकी प्रिपरेशन भी हमने करनी है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है, और 11th में भी थी इसकी प्रिपरेशन। तो देखिए ये रिएक्शन भी लिखने में तो बहुत आराम से लिख ली हमने, आसानी से, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये रिएक्शन करने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोनों ही प्योर गैसेस हैं, दोनों ही लाइट गैसेस हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक करनी है, H सिंगल बॉन्ड H ब्रेक करनी है। जब तक ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक न्यू बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। ऐसा लगता है सिर्फ N2H2 कंबाइन ही तो करने हैं, कंबाइन करके NH3 तो बन गया, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो 9th की बात है, कॉम्बिनेशन, भाई कंबाइन हो गए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली N ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक होती है,
NN अकेला अकेला, एक एक नाइट्रोजन अलग अलग हो जाता है, एक एक H, एक एक हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके फिर NH3 बनते हैं। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं है। और यहां पे देखो क्या प्रॉब्लम है, जब तक ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक न्यू बॉन्ड्स बनेंगे ही नहीं। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। हीट सप्लाई करोगे मॉलिक्यूल्स और दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर भी हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है। ये रिवर्स हो जाती है ये रिएक्शन। अगर रियल में अमोनिया बनाना हो ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाती है। तो इसके लिए हम एक कैटलिस्ट की हेल्प ले लेते हैं बच्चों, Fe, आयरन कैटलिस्ट की हेल्प ले लेते हैं, जो सरफेस प्रोवाइड करता है और जैसे भी मैंने आपको बताया सरफेस प्रोवाइड करके ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। आयरन, Al2O3 अलग अलग मिक्सर लेते हैं, ठीक है। जब ये अमोनिया बन रहा होता है, प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर ना चले जाएं, फिर हमने कैटलिस्ट भी डाल दिया। उसके बाद भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का। अमोनिया की प्रिपरेशन में मान लीजिए कहीं लैब में या इंडस्ट्रीज में अमोनिया बन रहा है, फैक्ट्रीज में अमोनिया बन रहा है, तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि वहां कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड या आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज ना आ जाएं। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक की इंप्यूरिटी ना आ जाए, बिल्कुल क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन करते हैं। एक्चुअली ये कार्बन मोनोऑक्साइड इनके साथ या इसके साथ रिएक्ट होके ये अपनी ही रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये इसके साथ रिएक्ट होके अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर दी इसने। जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बनने ही नहीं देगा, कुछ और ही बना देगा। इन्हें हम कहते हैं पॉइजन्स। दीज आर पॉइजन्स। प्रोडक्ट बनने नहीं दिया, उनको पहले खा लिया इसने। पॉइजन्स या पॉइजनस कैटलिस्ट भी कहते हैं पॉइजन्स, ठीक है। ये वर्ड क्लियर हो गया। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग पॉइजन्स होते हैं, ठीक है। अमोनिया ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि हमने पी ब्लॉक में भी आगे करनी है। और दूसरा वर्ड मैं बोल रहा हूं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट की हेल्प के लिए होते हैं। प्रोमोटर्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। इसी की एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो यहां पे प्रमोटर्स मॉलिब्डेनम होते हैं। मॉलिब्डेनम आयरन की एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, शायद उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता होगा, उसके सरफेस को रफ कर देता होगा, ठीक है, जिससे कि ये अच्छे से इस पे एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ये दो अलग से वर्ड्स थे, एक प्रमोटर्स और एक पॉइजन्स, ठीक है। अमोनिया की एग्जांपल से मैंने आपको बताया, हो सकता है क्या बताया यहीं से क्वेश्चन आ जाए अमोनिया और यहां से, तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को करना, ठीक है। और एक और चीज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एंजाइम्स। इसके साथ साथ जब आपने ये पूरा कैटलिसिस वाला टॉपिक कर लिया तो मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क बोलिए या क्लास वर्क बोलिए, एंजाइम्स। नाम तो सबने सुना ही होगा, रीड ही करना है सिर्फ। एंजाइम्स हमारी बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसमें बायो वाले बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, बायो वाले बच्चे आराम से कर लेंगे। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, हमारी बॉडी में भी कंटिन्यूसली रिएक्शन चल रही हैं, अभी भी रिएक्शन चल रही होंगी। और उन रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए भी कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, उनकी ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए भी कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए स्पीड। तो हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं सम स्पेशल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बड़े काम की चीज। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में कैटलिस्ट का काम कुछ स्पेशल प्रोटीन्स करते हैं,
उन्हीं स्पेशल प्रोटीन्स को एंजाइम्स कहते हैं। वही स्पेशल प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। तो सेम जैसा वर्क कैटलिस्ट करते हैं वैसा ही वर्क एंजाइम्स करते हैं, सेम वैसे ही। ठीक है, बस छोटी मोटी बायो वाली चीजें उसमें आएंगी, रीडिंग से हो जाएगा, देखना आप। एंजाइम्स भी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंजाइम एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। जैसे माल्टेस माल्टोस को ही ब्रेक कर सकता है, अमाइलेस अमाइलोस को ही ब्रेक कर सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंजाइम, एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, स्पेशल ये प्रोटीन्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। हर एक प्रोटीन कैटलिस्ट नहीं होता, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स सरफेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर एंजाइम की सरफेस पे ही आएगा। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है जी। और एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही फास्ट कर सकता है। ये रीड करना है आपने। ठीक है, इसमें एक बायो में एक हाइपोथेसिस भी है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की ही फिट होके उसको ओपन कर सकती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर एंजाइम में, ये देखिए मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम में ऐसा ही रिएक्टेंट आके फिट हो सकता है। ये देखिए लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, एक आइडिया जस्ट। ये अगर एंजाइम है तो ये रिएक्टेंट है। बायो में हम रिएक्टेंट को, बॉडी में हम रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। ये इसकी सरफेस पे आएगा, इसमें फिट हो जाएगा, फिर यहीं पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में डीसॉर्प्शन। ताकि देख के ही करिए, लेकिन ये एंजाइम्स आपको पढ़ना है, रीड करना है। मेन चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, एंजाइम्स भी कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है जी, एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को ही फास्ट कर सकता है। कुछ ऐसी डायग्राम होगी, बायो वालों ने तो जरूर पढ़ी होगी, कुछ ऐसी डायग्राम होगी। एक पर्टिकुलर एंजाइम में एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट आके फिट हो सकता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी। और छोटे मोटे पॉइंट्स, एंजाइम के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी का हमारा टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है हमारी बॉडी की पीएच, उसी पे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं। जब फीवर हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो फिर एंजाइम्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। क्लियर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रीड करना आप इसे। ठीक है, नोट्स बनाइए आप इसके। क्लियर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।